So fire is composed of two parts, FIRE. FI is financial independence and second part is retire early. एक तो होता है फैट फायर। तो फैट फायर ये है कि आप बहुत अच्छी जॉब थी आपकी, आपने बहुत अच्छे से कमाया है, रफली 20, 25, 30 करोड़ उतना आपकी सेविंग्स हैं। अगर किसी की इतनी सेविंग्स हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत ही प्रिविलेज्ड हैं बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड, तो यू कैन लिव अ वेरी कंफर्टेबल लग्जूरियस लाइफ। लीन फायर एकदम एक्सट्रीम ऑपोजिट एंड है कि लीन फायर में आपने कुछ सेव कर लिया, मान लीजिए 1, 2, 3 करोड़, जस्ट सस्टेनेंस के लिए आपने रिटायरमेंट ले ली। आप टीयर 1 सिटी में ऑब्वियसली फिर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, आपको एक टीयर 2 या टीयर 3 सिटी में रहना होगा, आपके एक्सपेंसेस भी बहुत बेसिक होंगे, राइट? यू आर नॉट लीडिंग अ वेरी कंफर्टेबल। कितना पैसा चाहिए फायर करने के लिए, एज्यूमिंग कि वो टीयर 1, टीयर 2 सिटी में रहेगा, मेट्रो में? बेसिकली आपके पास इतना कॉर्पस होना चाहिए कि आप उसमें से 4% निकाल रहे हैं, तो दैट शुड बी सफिशिएंट। 60 पे रिटायर जब आप करते हैं तो आपका रफली एवरेज एज मान लीजिए 80 मान रहे हैं, है ना? तो आपके पास 20 साल और हैं, तो योर मनी शुड लास्ट 20 ईयर्स। बट इफ़ यू आर रिटायरिंग एट 40, यू डोंट अर्न एनीथिंग, तो ये आपका रिटायरमेंट कॉर्पस 40 साल, तो वो आप 4% निकालेंगे तो बहुत जल्दी ही एग्जॉस्ट हो जाएगा आपका। $1 million इफ यू हैव, यू कैन फायर योरसेल्फ। तो वो 1 मिलियन 9 करोड़ के आसपास बैठेगा इससे। आपने काफ़ी सही नंबर है ये एक्चुअली। तो 9 करोड़ पे अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो, 4% निकालते हो, तो कितना हो गया? 9 × 4 36, तो 36 lakhs हो गया, which is a pretty healthy number. 36 lakhs for the year is roughly 3 lakhs per month, which is pretty decent अगर आपके पास अपना घर है। अरे कोई लड़का है कॉलेज का, उसकी नौकरी लगी अभी, जो उसकी अर्निंग है, हाँ, जो भी है वट एवर इट इज, उसमें टेक होम मान लीजिए 100 रुपया, हाँ, तो 100 रुपये में वो कितना इन्वेस्ट करे, कितना खर्च करे? रफली 30 से 50% के बीच में अगर आप सेव कर पा रहे हैं, ओके, विच इज़ रिलेटिवली थोड़ा सा हाई नंबर है। हाँ, सबके लिए नहीं होगा, बट अगर फायर 20 ईयर्स में करना है तो उस रेंज में आपको सेव करना पड़ेगा और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट में इक्विटी ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेशन, बट उस रेंज में आपको करना पड़ेगा। तो आपको पहले 10 साल फोकस होना चाहिए अपनी अर्निंग्स पे, नॉट ऑन क्रिएटिंग द बेस्ट पोर्टफोलियो। उसमें बहुत ज़्यादा लोग टाइम वेस्ट करते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट्स फोकस नहीं होना चाहिए पहले 10 साल। ब्रॉडली इक्विटी में अच्छा एलोकेशन रखिए, एक डिसेंट डाइवर्सिफिकेशन रखिए, बस वो ठीक है। बट आपका मेजर फोकस, मेजर जो टाइम लगना चाहिए आपका कोर स्किल सेट इम्प्रूव करने में। दोनों चीज़ें नहीं हो सकती कि आप 10-15 साल में रिटायर भी हो जाएं और बढ़िया लग्जरी लाइफ भी करें। हाँ, फॉर मी आई थिंक लीडिंग अ बैलेंस्ड लाइफ इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। पैसिव इनकम 2 तरह से हो सकती है, एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट, बट दूसरी हो सकती है आपका टाइम एंड स्किल्स, कि आप मान लीजिए वीकेंड पे कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपके पास एक एडिशनल इनकम आए। रील बना रहे हैं, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, कुछ भी इस टाइप से कर रहे हैं, कुछ कंसल्टेंसी या कुछ पढ़ा रहे हैं, तो वो उस टाइप की पैसिव इनकम बहुत अच्छी है। तो आप अपना टाइम लगा, मेन इनकम हो गई है। सॉरी, रील अब मेन इनकम है। रील अब बहुत बढ़िया इनकम हो गई है, करोड़ों रुपए का इनकम है। अब तो लोग नौकरी छोड़ के वही करने लगे। हाँ। नमस्कार दोस्तों, आज बातचीत हम करेंगे फायर के बारे में। ये फायर आग नहीं है, ये फायर आजकल जेनजी के बीच में या बहुत सारे लोगों के बीच में बहुत प्रचलित हो गया है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायरमेंट अर्ली, यानी जल्दी से खूब पैसे हम कमा लें, इंडिपेंडेंट हो जाए और रिटायरमेंट ले लें। ये फायर आजकल बहुत चर्चा में है, बहुत फैशन में है, इसकी बातें बहुत होती हैं, लेकिन क्या वाकई ये अचीवेबल है? और किस उम्र में फायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एक सवाल ये उठता है कि आपने फायर ले लिया तो उसके बाद आप करेंगे क्या? आपके पास पूरा दिन, पूरी रात है कि आप सिर्फ नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देखेंगे?
ऐसे बहुत सारे सवालों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर हमें अचीवमेंट करना है, हमें अर्ली रिटायरमेंट करना है, तो वो कैसे हो सकता है, क्या तैयारी होनी चाहिए उसकी, क्या क्या एसेट क्लासेस में आपको निवेश करना पड़ेगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बहुत ज़रूरी भी इसलिए है क्योंकि अगर आप अर्ली नहीं कर रहे हैं और अर्ली 50-55 की उम्र में भी आप सोच रहे हैं, तब भी एक तरीके से आपको फायर की प्लानिंग बहुत अर्ली स्टेज में करनी पड़ेगी। आज इसी पर बातचीत होगी कि ये कितना मुनासिब है और कैसे किया जा सकता है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ ST एडवाइज़र्स के इन्वेस्टमेंट हेड विवेक शर्मा जी हैं। विवेक शर्मा जी के पास बहुत लंबा तजुर्बा है, 20-25 साल हो गए हैं इन्वेस्टमेंट मार्केट ये सब करते हुए, और पढ़ाई लिखाई के हिसाब से इंजीनियर हैं, IIT से पढ़ाई की है। तो एक तो यही बड़ी बात है कि IIT करके देखिए इस लाइन में आ गए। लेकिन शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका, और बड़ी मज़ेदार बात होने वाली है। क्या आपने IIT के बाद ही सोच लिया था कि फायर करना है, इसलिए पहले से ही? फायर तो अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी टू योर चैनल। बट टॉकिंग अबाउट फायर, ये आजकल ज़्यादा बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हो गए हैं। इट्स नॉट ओनली जेनजीज, जो आपने शुरू में बोला, इवन पीपल इन देयर 40s एंड मे बी अर्ली 50s आर थिंकिंग कि मैं पहले कैसे रिटायर हो सकता हूँ। कुछ तो मजबूरी भी है। तो हाँ एग्जैक्टली, वो डेफिनेटली हम बात भी करेंगे उसके बारे में। बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आजकल सभी के दिमाग में, जो भी वर्किंग क्लास लोग हैं, कि फायर एग्जैक्टली कैसे अचीव किया जा सकता है। तो पहले तो एक तो फाइनेंशियल एडवाइजर की नज़र से फायर का मतलब क्या, हमें समझाइए। हमने तो ऐसे जनरल डेफिनेशन बता दी। तो फायर इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स, FIRE। FI इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, राइट, कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए हैं, आपको काम करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप अपना लाइफस्टाइल जो है जितना भी आपने सेव किया है उससे आप चला सकते हैं, तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। एंड सेकेंड पार्ट इज रिटायर अर्ली। अब लोग इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, मेरे को लगता है कि वो कनेक्ट नहीं करना चाहिए। रिटायरमेंट जैसे है कि आपने काम करना बंद कर दिया, नॉर्मली रिटायरमेंट एज होती है 60। नाउ पीपल नाउ दीज डेज वांट टू रिटायर एट मे बी 30s ऑल्सो, बट 40s 50s वाले भी ऐसे काफ़ी लोग हैं जो 5 साल 10 साल 15 साल पहले रिटायर होना चाहते हैं। तो फायर बेसिकली ये दोनों का मिक्सचर है, FI एंड RE। तो ये फायर है। अब इसमें यही क्वेश्चन आ जाता है कि इसको लोग कनेक्ट क्यों करते हैं, है ना। तो यही सब बातें अभी हम आगे करेंगे। कि तो मुझे ये समझाइए कि जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो तो हर आदमी को करनी चाहिए, भले ही वो बाद वाला RE ना करे। एग्जैक्टली राइट, जो आपने कहा दो अलग अलग चीज़ें। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चलिए अब एक्सप्लेन करिए कि कैसे कैसे होते हैं। तो फाइनेंशियल, जो आपने पॉइंट एकदम सही उठाया कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक मस्ट है, वो हर एक बंदे को, हर एक जो भी काम कर रहा है, उन्हें डेफिनेटली FI के लिए उनका टारगेट होना चाहिए कि मैं कैसे जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकता हूँ। अब रिटायरमेंट अर्ली समथिंग आई एम पर्सनली अगेंस्ट। I have a lot of issues with retirement really। ये तो देखिए साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है। इस पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन मान लीजिए पहले हाइपोथेटिकल लेके चलते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसने 20, 22, 25 की उम्र में नौकरी शुरू की और वो फायर करना चाहता है, तो क्या एक राइट टाइम या स्पैन हो सकता है जिसमें वो कर सकता है, फिर हम उसकी प्लानिंग करेंगे। पहले तो एज क्या, 40, 45? आई थिंक ये मेरा आंसर शायद काफ़ी लोगों को डिसअपॉइंट करे। क्योंकि लोग सोचते हैं कि मे बी अगले 5, 10, 15 साल में रिटायरमेंट के लिए वो रेडी हो जाएंगे। पीपल डोंट वांट टू वर्क एज मच फॉर एज लॉन्ग। और आजकल रीजंस भी हैं, रीजंस काफ़ी सारे ये हैं कि वर्क रिलेटेड स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, सिटीज़ की लाइफस्टाइल भी काफ़ी डिफरेंट है जैसे पहले होती थी। तो वो सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। बट आई थिंक अर्लीस्ट दैट आई हैव सीन, इफ़ यू आर इन अ वेरी गुड जॉब, इफ़ यू आर वेरी लकी और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस और बहुत ज़्यादा नहीं हैं, तो आई थिंक अबाउट 20 years इज समथिंग दैट इज एन ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट कि उससे पहले रिटायर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना इज़ वेरी वेरी टफ, इट्स वेरी रेयर। बट 20 to 25 years इज अ रीजनेबल टाइम। 45 पकड़े चलते हैं। तो आप हाँ, अगर 20-22 साल में काम करना स्टार्ट कर रहे हैं तो 45 तक आप एक रीजनेबल टारगेट है कि तब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। क्या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के साथ ही आप रिटायरमेंट भी कर सकते हैं, या दोनों चीज़ अलग है? रिटायरमेंट होने के लिए थोड़ा और कुछ करना पड़ेगा? देखिए, रिटायरमेंट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है कि
फायर के अलग अलग वेरिएंट्स है। आपने शायद सुना होगा फैट फायर, लीन फायर। नहीं, मैंने नहीं सुना, बताइए क्या तो है? हाँ, तो ये क्या फैट फायर क्या है? हाँ, तो इसमें ना अलग अलग बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, तो हम मे भी 3-4 वेरिएंट्स डिस्कस करते हैं। तो एक तो होता है फैट फायर। तो फैट फायर ये है कि आप बहुत बहुत अच्छी जॉब थी आपकी, आपने बहुत अच्छे से कमाया है, आप एक टीयर 1 सिटी में रहते हैं, आपके एक्सपेंसेस बहुत हाई हैं एंड यू आर वेरी कंफर्टेबली प्लेस्ड कि आप उतने हाई एक्सपेंसेस को आप चला सकते हैं अपना काम, आपने इतना सेव कर लिया है। तो टिपिकली ये फैट फायर जो होता है ना, रफली 20, 25, 30 करोड़ उतना आपकी सेविंग्स हैं। अगर किसी की इतनी सेविंग्स हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत ही प्रिविलेज्ड हैं बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड, हाँ 1-2% वाले, बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड, मे बी बिकॉज ऑफ गुड जॉब ऑल्सो, यू आर लकी, यू आर हार्ड वर्किंग, ऑल ऑफ थिंग्स, बीइंग इन द राइट प्लेस एट राइट टाइम जो बोलते हैं, यू आर देयर एंड यू आर एबल टू सेव somewhere around 20 to 30 crores, so you can live a very comfortable luxurious life, right, in a tier 1 city with all your expenses. So that is known as fat fire. Lean fire एकदम एक्सट्रीम ऑपोजिट एंड है कि लीन फायर में आपने कुछ सेव कर लिया, मान लीजिए 1, 2, 3 करोड़, समवेयर एवरेज मैं मानता हूँ कि 6 से 10 करोड़ के बीच में इज अ डिसेंट, बट अगर लीन फायर है तो आप एक जस्ट सस्टेनेंस के लिए आपने रिटायरमेंट ले ली। आप टीयर 1 सिटी में ऑब्वियसली फिर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, आपको एक टीयर 2 या टीयर 3 सिटी में रहना होगा, आपके एक्सपेंसेस भी बहुत बेसिक होंगे, राइट, यू आर नॉट लीडिंग अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ बट इट्स अ डिसेंट लाइफ, काम चल रहा है। वहाँ पे आपके पास मार्जिन ऑफ एरर भी बहुत कम होता है क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स कुछ होंगी, आप उस पर बहुत ज़्यादा रिलाई करेंगे, कल को मार्केट नहीं चलता या इन्वेस्टमेंट्स में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है लीन फायर में। तो ये 2 एक्सट्रीम्स हैं। 2 और फायर मैं आपको बताता हूँ, एक होता है बरिस्ता फायर। बरिस्ता फायर, उसका कॉन्सेप्ट ये थोड़े से वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। ये सब आप ही ने हमको लगता है बनाए हैं? नहीं, ये मैंने सुना है। अच्छा। ये मैंने सुना है सोशल मीडिया में और काफ़ी ज़्यादा लोग इनको फॉलो करते हैं, तो मैंने भी सीखा कि ये अलग अलग टर्म्स हैं। तो बरिस्ता फायर अगेन वो थोड़ा सा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है कि आपने इतना सेव कर लिया है कि आपको रिटायरमेंट के लिए और सेव करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं उसको चलाने के लिए आपको एक बेसिक जॉब करनी पड़ेगी, है ना। तो वो होता है बरिस्ता फायर कि आपको सेविंग्स और नहीं करनी है ना। आपका रिटायरमेंट जितना आपको चाहिए था, मान लीजिए आप 40 ईयर्स के हैं अभी, तो आपको ये है कि मैं एक काम करना चाहता हूँ, आई एम हेल्दी, सब कुछ ठीक है, तो मैं काम करना चाहता हूँ टिल मे बी 60 या 55 जो भी आपकी एज है, लेकिन तब तक ठीक है, तब तक आपको और कुछ एक्स्ट्रा सेव नहीं करना है, आपने सेव कर लिया है जितना आपको 60 की एज में चाहिए था रिटायरमेंट फंड, वो आपके पास अभी है ना। वो इन्फ्लेशन के साथ वो ग्रो करता रहेगा। अभी आपको जो आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं उसको चलाने के लिए आपको एक बेसिक जॉब करनी है, तो दैट इज नोन एज बरिस्ता फायर। और एक होता है उसका बीच में वेरिएंट होता है कोस्ट फायर बोलते हैं उसे, कोस्ट फायर। हाँ, उसमें ये है कि थोड़ा सा आप का जो रिटायरमेंट किटी था आपने 75-80% उतना अचीव कर लिया है, तो देन यू कैन अफोर्ड टू टेक अ रिलेटिवली लेस स्ट्रेसफुल जॉब, है ना। तो वो एक बीच में आ जाता है कोस्ट फायर। तो इस टाइप से अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं बरिस्ता फायर, कोस्ट फायर, बट इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन योर स्पेसिफिक सिचुएशन कि आप किस टाइप का फायर अचीव करना चाहते हैं। तो फैट फायर, बरिस्ता फायर, कोस्ट फायर और लीन फायर, हाँ। 4 प्रकार के फायर होते हैं। एक सवाल जो हम लोगों ने बीच में कहा था, मैं आपसे बात उसको अभी ले लेते हैं कि आपने कहा कि आप इसके पक्ष में ही नहीं हैं, वो क्यों? रिटायरमेंट अर्ली के पक्ष में, क्योंकि मैंने जितना देखा है ना, थोड़े बहुत, मैं अब बहुत लोगों से बात करता हूँ जो फायर करना चाहते हैं या कर रहे हैं, जितना मैंने देखा है कि जो लोग रिटायर अर्ली हो जाते हैं, एक्चुअल रिटायर हो जाते हैं कि कुछ काम नहीं करते बेसिकली, है ना, दे आर नॉट वेरी हैप्पी, उनके साथ काफ़ी इश्यूज होते हैं, काफ़ी साइकोलॉजिकल या वैसे भी इश्यूज आते हैं। वेयर एज पीपल हु आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, they are very happy, they are able to do very good work also। तो होता क्या है कि इंडिया में, आई थिंक बाहर भी होगा, बट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा होता है कि आपकी आइडेंटिटी आपकी जॉब से होती है ना। बिल्कुल। तो आप कहीं भी जाते हैं, आप अपने नाम के बाद अपना ये बताते हैं कि आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या काम करते हैं, है ना। तो सोसाइटी भी आपको तभी वैल्यू करता है, आपको देखता है एक अलग नज़रिए से कि अगर आप बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं इन द एज ऑफ लेट्स से 40-45, जो मे बी आपका पीक होना चाहिए, सोसाइटी भी आपको एक अलग नज़रिए से देखता है और आप खुद भी,
क्योंकि आपको खुद की भी वैल्यू एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है बेसिकली बहुत ज़्यादा लोगों को। तो फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन, जो भी बहुत कम लोग हैं जो ऐसा करते हैं, बट जो लोग इन देयर 40s विच इज़ स्टिल वेरी अर्ली, जो रिटायर हो जाते हैं, उनको एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। और आई हैवंट सीन देम वेरी हैप्पी। देव टेकन काइंड ऑफ, मतलब वो विड्रॉ हो जाते हैं सोसाइटी से। वेयरएज जो दूसरे लोग हैं जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं बट रिटायर नहीं होते, तो उनको अब काम, पैसे के लिए काम नहीं करना है ना, दे कैन अफोर्ड। हाँ, हॉबी या शौक है, बट उनके भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हॉबी है, ऐसा है कि उन्हें कुछ अचीव करना है, बट वो अपने तरीके से कर पाते हैं काम। जिन लोगों के साथ काम करना है उन लोगों के साथ कर पाते हैं, तो वो कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं होते। तो मैंने देखा है कि वो लोग जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास कंस्ट्रेंट नहीं होता कि ऐसा ही काम करना है। दे कैन टेक एन अनबायस्ड व्यू, वेरी वेरी अनबायस्ड व्यू इज़ इम्पॉर्टेंट आई थिंक। तो वो आई थिंक बहुत अच्छा काम कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं रिटायर अर्ली के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ, बट आई एम डेफिनेटली इन फेवर कि हर किसी को ट्राई करना चाहिए कि जितना जल्दी से जल्दी, नॉट जल्दी से जल्दी बट इन अ बैलेंस्ड वे, क्योंकि जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा ही है। बट जल्दी में एक प्रॉब्लम नीरज ये होती है कि जब आप ये ऑप्टिमाइज करते हो ना कि जितना मेरे को जल्दी से जल्दी करना है, तो उस केस में आप क्या करते हो, आप यंग हो, आप बहुत ज़्यादा सेविंग्स करते हो, है ना, बट आप अपना कॉम्प्रोमाइज, हाँ, आप अपना प्रेजेंट भी खराब कर लेते हो। आप इतने ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, है ना, अगले 10-15 साल के लिए, कि आपका प्रेजेंट बहुत खराब हो जाता है। पहले ज़माने में तो मतलब फायर नहीं था, लेकिन ऐसा ही फायर चलता था। दादाजी अपने ऊपर खर्चा नहीं करते थे, अपने लड़कों के लिए जोड़ते थे, फिर उनका लड़का अपने लड़कों के लिए, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जोड़ता चला, खुद कुछ नहीं करते थे, खुद कुछ नहीं। तो एक तरीके से क्वासी फायर चल रहा था उधर। हाँ हाँ। विवेक जी से आगे डिस्कस करें, एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर कर दूँ मैं कि देखिए, फायर एक तो आपकी इच्छा पे है कि आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, उसके बाद अपने शौक पूरे करना चाहते हैं या अपनी कोई काम करना चाहते हैं, लेकिन वक्त थोड़ा सा कठिन आ रहा है और आने वाला है, आ चुका भी है, कि कुछ लोगों को मजबूरी में फायर करना पड़ेगा। तो कंपनी आपको नहीं फायर करेगी, तो आप खुद अपने लिए फायर सोचें। इसलिए क्योंकि जो वक्त बदल रहा है ना, AI की वजह से, मशीन लर्निंग की वजह से, तो बहुत सारे जॉब्स पे दिक्कत आने वाली है। तो फायर अब एक हॉबी या चॉइस नहीं है, आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर अपने को रखें, आप किसी भी जॉब प्रोफाइल में हो, क्योंकि कभी भी ऊंच नीच हो सकती है। तो फायर अब एक ऑप्शन नहीं है, अब इसको अब एक ज़रूरत के लिए प्लान करके चलें। तो ये एक, जैसे ना आर्टिकल के बीच में बॉक्स आइटम होता है, वो मैंने फिट कर दिया है कि इसकी इंपॉर्टेंस ज़रूर है। तो अब ये बताइए कि मान लीजिए कोई भी 4 प्रकार जो हम लोगों ने डिस्कस किए, किसी आदमी ने तय कर लिया कि हमें फायर अप्लाई करना अपनी लाइफ में, तो क्या स्ट्रेटजीज वो लेके चले? अब इस पार्ट पे हम लोग बात करते हैं। आई थिंक इसमें स्ट्रैटेजी यही है, एक तो माइंडसेट है, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक चीज़ से एक तो भाग रहे हैं, है ना, कि मेरे को जॉब बहुत स्ट्रेसफुल है, मेरी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है और मेरे को रिटायर करना है, तो एक तो किसी चीज़ से भागना है, और दूसरी तरफ है कि आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, दैट अचीवमेंट इज़ ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो आई थिंक फर्स्ट स्टेप इज़ कि आप इंस्टेड ऑफ हैविंग द फर्स्ट माइंडसेट कि किसी चीज़ से भागना वर्सेस कोई चीज़ अचीव करना, है ना, तो वो एक माइंडसेट बहुत ज़रूरी है कि यू शुड ट्राई एंड अचीव, योर माइंडसेट शुड बी कि यू आर रनिंग टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम, नॉट रनिंग अगेंस्ट समथिंग। तो वो एक माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप इस माइंडसेट से सोचेंगे तो आप सही तरीके से डिसीजन ले पाएंगे, बहुत पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में डिसीजन ले पाएंगे। और फायर अचीव करने के लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं। अगर आप ऐसे थोड़ा सा, इसको काफ़ी टाइम लगता है सोचने में, काफ़ी सालों लग जाते हैं लोगों को कि आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि हमारे साथ स्टार्टिंग से यही होता है कि हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं फॉर मनी, कि कैसे मेरी बेस्ट टू बेस्ट जॉब लग पाए या बेस्ट टू बेस्ट में काम कर पाऊँ। एवरीथिंग इज़ ड्रिवन बाय मनी। मैं 3 सिनेरियो दूँ आपको। एक सिनेरियो ये है कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं किताबें पढ़ूंगा, पिक्चर देखूंगा, घर में खूब खाऊंगा, सुबह उठ के योगा करूँगा, एक्सरसाइज करूँगा, यही सब मेरा जीवन है, हमने कर लिया जो करना था। एक ऐसा व्यक्ति होगा। हाँ। एक दूसरा होगा कि नहीं, हम इसके बाद अपनी हॉबी पूरी करेंगे, हमको डांस करना है, एक्टिंग करनी है, थिएटर करना है, यूट्यूब करना है, जैसे मेरा मन था कि अब मुझे यूट्यूब करना है, या कोई भी चीज़, आप मुझे दुनिया घूमनी है, वो भी एक तरीके हो सकते हैं। एक तीसरा तरीका ये हो सकता है कि नहीं, अब मैंने अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए बहुत कर लिया, अब मैं सोशल सर्विस करूँगा, मैं किसी गांव में जाके पढ़ाऊँगा बच्चों को फ्री में, कोई उसका मॉनेटरी गेन नहीं है। तो ये 3 प्रकार के प्राणी हो सकते हैं,
और भी तरीके के हो सकते हैं, हाँ। लेकिन मोटे मोटे 3। तो अब मुझे एक फार्मूले के तहत समझाइए कि कितना, मोटा बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, कितना पैसा चाहिए फायर करने के लिए, एज्यूमिंग कि वो टियर 1 टियर 2 सिटी में रहेगा, मेट्रो में नहीं रहेगा। तो उसका एक सीधा सा, नॉट सीधा सा, बट उसका एक फॉर्मूला है, मैं बताता हूँ। तो एक तो बहुत ज़्यादा ये 4% रूल आपने शायद सुना होगा रिटायरमेंट के अराउंड, ठीक है। तो 4% रूल से एक नंबर आता है। तो 4% रूल क्या बोलता है कि आपको जितना भी पैसा चाहिए, बेसिकली आपके पास इतना कॉर्पस होना चाहिए कि आप उसमें से 4% निकाल रहे हैं, तो दैट शुड बी सफिशिएंट, विच मीन्स कि अगर मान लीजिए आपके पास 2 करोड़ रुपए हैं रिटायरमेंट के टाइम, तो 4% रूल के हिसाब से आप 8 लाख रुपए इस साल निकाल सकते हैं। 8 लाख में आपके लिए क्या सफिशिएंट है आपके खर्चे के हिसाब से, दैट इज समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी पर्सनल, राइट। किसी का खर्चा हो सकता है उतना ना हो, 8 लाख से भी थोड़ा कम हो, और किसी का हो सकता है 15-20 लाख। ये साल भर का है। हाँ, ये साल भर का है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आप अपना रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर 5 करोड़ है तो 4% के हिसाब से 4 × 5 = 20 लाख, है ना। तो वो आप उतना पैसा निकाल सकते हैं, 4%, तो आप 20 लाख साल का निकाल सकते हैं। तो उससे आप अपना कॉर्पस कैलकुलेट कर सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये रिटायरमेंट के लिए है, व्हेन यू रिटायर एट 60, ठीक है। अब क्या है कि अगर आप 40 पे रिटायर कर रहे हैं तो आप 4% नहीं, आप उतना ज़्यादा नहीं निकाल सकते, क्योंकि 60 पे रिटायर जब आप करते हैं तो आपका रफली एवरेज एज मान लीजिए 80 मान रहे हैं, है ना। तो आपके पास 20 साल और हैं, तो योर मनी शुड लास्ट 20 ईयर्स। बट इफ़ यू आर रिटायरिंग एट 40, यू डोंट अर्न एनीथिंग, तो ये आपका रिटायरमेंट कॉर्पस 40 साल, तो वो आप 4% निकालेंगे तो बहुत जल्दी ही एग्जॉस्ट हो जाएगा आपका जो रिटायरमेंट कॉर्पस है। तो उस केस में आपको थोड़ा कम निकालना होगा, 3% के आसपास आप निकाल सकते हैं। विच मीन्स 3% का क्या मतलब है कि पहले देखिए 4 करोड़ अगर हम मान रहे हैं कॉर्पस, है ना, तो उसका 3% होता है 12 लैक्स, तो आप सिर्फ 12 लैक्स ही निकाल सकते हैं अभी, ठीक है। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट करते हैं 3% रूल के हिसाब से, ठीक है। क्या इसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड है? हाँ, इसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, इसमें रिटर्न 4% रूल में, 4% में, 3% में, है ना, इन्फ्लेशन आ जाएगा। हाँ, इन्फ्लेशन आ जाती है, ठीक है। तो 3% रफली इज अ गुड बेंचमार्क कि अगर आपको पहले रिटायर होना है तो 4% की जगह आप 3% पे आ जाइए, ठीक है। तो आपको रिटायरमेंट कॉर्पस नहीं, मुझे समझ, मान लीजिए किसी के पास 10 करोड़ है और वो 3% रूल लगाता क्योंकि उसने 45 पे लिया है, हाँ, तो वो 30 लाख रुपए साल का निकालेगा। हाँ। पहले साल 30 निकाला, अगले साल भी 30 निकालेगा। नहीं, अगले साल, इसमें ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, इसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। पहले साल में मान लीजिए आपने 3% निकाला, 30 लाख, फिर अगले साल आपको हमेशा 3% नहीं निकालना है, अगले साल आपको यही अमाउंट इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना है। अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन 6% है तो अगले साल 30 लाख प्लस 6% और उस पर, तो उसके बाद आप इन्फ्लेशन से चलेंगे, तो है ना। तो अगर हाँ जी, इस फार्मूले पे फिर आपका जो कॉर्पस है वो 40 ईयर लास्ट करेगा। हाँ जी, ओके, है ना। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज आती है कि अगर आप, हाँ, कैच है कि अगर आप थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स करने के लिए तैयार हैं, है ना, तो आप ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। तो आपने 10 करोड़ का एग्जाम्पल लिया, मैंने आपको बताया कि 3% के हिसाब से आप 30 लाख रुपए साल का निकाल सकते हैं। अब एडजस्टमेंट्स क्या हैं जिसकी वजह से आप ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, तो वो एडजस्टमेंट्स 3 एडजस्टमेंट्स हैं रफली। एक तो है कि आप अपने पोर्टफोलियो की कॉस्ट लो रखिए। कॉस्ट मतलब आप एक्सपेंसेस जो होते हैं आपके, वेदर इट्स पेइंग टू एडवाइजर्स या हाई कॉस्ट अगर फंड्स हैं, तो उनमें आप ये ध्यान रखिए कि आप लोएस्ट टू लोएस्ट कॉस्ट रखिए अपनी एक्सपेंसेस, ठीक है। एक ये है। दूसरा है इसमें इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन, कि आप जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होगा उतना आप सेफ प्ले करेंगे, तो एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। और इसमें जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है डायनेमिक स्पेंडिंग का। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डायनेमिक स्पेंडिंग वाला। तो इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि इसमें मोस्टली जैसे इक्विटी मान लीजिए, इक्विटी और डेट का पोर्टफोलियो मानते हैं, तो डेट तो स्टेबल 6-7-8% आपको देता रहता है। इक्विटी थोड़ा वॉलेटाइल होता है, कभी कभार 20-30% भी देता है और कभी नेगेटिव भी होता है। तो आपको ये छोटा सा एडजस्टमेंट अगर आप कर सकते हैं कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं, जब भी आपका पोर्टफोलियो ग्रो हो रहा है, इक्विटी मार्केट पॉजिटिव में है,
तब आप अपने एक्सपेंसेस इन्फ्लेशन के साथ बढ़ाते जाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भी 4-5 साल में एक आध बार आ जाता है कि मार्केट नेगेटिव है, उस साल आपको ये करना है कि अपने एक्सपेंसेस नहीं बढ़ाने, आपको अपने एक्सपेंसेस उतने ही रखने हैं जितने पिछले साल आपने किए थे। अगर आप ये डायनेमिक स्पेंडिंग वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में, तो आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा टाइम तक लास्ट करेगा। विच मीन्स कि अगर आप ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हैं बेसिकली, तो 10 करोड़ के पोर्टफोलियो पे अगर ये 3 चीज़ें अगर आप करेंगे, तो इंस्टेड ऑफ विड्रॉइंग 30 lakhs यू कैन एक्चुअली विड्रॉ 40 lakhs। आप ज़्यादा विड्रॉ कर पाएंगे, थोड़ा और कंफर्टेबल लाइफ लीड कर पाएंगे। अच्छा, ये डायनेमिक भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप हर साल 4% निकालें। आपको किसी साल कम लग रहे हैं तो आप 2% निकालिए, किसी साल हो सकता है 5% निकालें। एवरेज 4% होना चाहिए 40 ईयर्स में, या एवरी ईयर 4%? नहीं, लेकिन वही है कि आप, ये आपकी नीड्स हैं, है ना? जो भी नीड्स हैं, इसमें से रफली मैं ये मान रहा हूँ कि आपका मेजॉरिटी 70-80% नीड्स होगा। तो नीड तो आपको पूरी करोगे, वो तो पूरी हर साल करोगे ही। जो एडिशनल जो 20% है कि आप मान लीजिए वेकेशन ले रहे हैं या कुछ भी एक्स्ट्रा, जो भी आपके डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस जिसे बोलते हैं, बफर, उतना ही आप कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, कोई ऐसा फिगर है जो 5 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़? मैंने कहीं पढ़ा था, किसी ने कहा था कि अगर इंडिया में आप रहते हैं या बहुत सारे देशों में अप्लाई होगा, $1 million इफ यू हैव, यू कैन फायर योरसेल्फ। तो वो 1 million 9 करोड़ के आसपास बैठेगा इस समय। आपने काफी सही नंबर है ये एक्चुअली। मेरे को लगता है इससे थोड़ा सा कम भी होगा। ये तो मुझे कम से कम 12-15 साल पहले किसी ने बताया था। तब तो डॉलर का भाव 50-40 रुपए रहा होगा। नहीं, देखिए, अगर आपके तब भी बोला था $1 million आपके पास है तो आप रिटायर कर सकते। तो लेकिन आप $1 million देखिए, रफली 9 करोड़ के आसपास, है ना? तो 9 करोड़ पे अगर आप ये सारी चीजें करते हो, 4% निकालते हो, तो कितना हो गया? 9 into 4 36, तो 36 lakhs हो गया, which is a pretty healthy number. 36 lakhs for the year is roughly 3 lakhs per month, which is pretty decent। अगर आपके पास अपना घर है मान लीजिए, है ना, तो क्योंकि मेजर एक्सपेंसेस होता है आपके, तो 5 से 9 करोड़ के बीच में अगर आपके पास है तो यू कैन प्लान योर रिटायरमेंट अर्ली। टियर 2 आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। हाँ, इंडिपेंडेंट हो गए और आप रिटायरमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, या कुछ और करना चाहें तो। अब इसकी तैयारी कैसे हो? प्लानिंग, ये तो मान लिया कि एक फिगर हमको ये अचीव करना है, 4% का फॉर्मूला अचीव करना है, एक वॉलपॉक नंबर मिल गया कि 5 करोड़ से 9 करोड़ के बीच में होना चाहिए, तब आप कर सकते हैं। उससे पहले क्या तैयारी होनी चाहिए? तो तैयारी, इसमें देखिए 2 एस्पेक्ट्स हैं तैयारी के। एक तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है कि आपका पोर्टफोलियो, ऑब्वियसली आपको इनिशियली थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, विच मीन्स कि इक्विटी में आपका काफ़ी हेल्दी एलोकेशन होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इक्विटी में बहुत कम डाल रहे हैं तो आपका ग्रोथ मेजरली इक्विटी से आता है, ठीक है? बाकी और एसेट क्लास हैं, डेट में आपका ग्रोथ यू आर बेयरली कीपिंग अप विद इन्फ्लेशन ओनली, उससे ज़्यादा पैसा नहीं बढ़ता है। रियल एस्टेट कम्स समवेयर इन द मिडल, है ना? बट जो बेस्ट एसेट क्लास है वो इक्विटी है, तो आपको इक्विटी में डालना पड़ेगा एक तो सबसे अच्छे से, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप डाल सकते हैं, जितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं एज़ पर योर रिस्क एपेटाइट। तो वो एक तो आपकी काफ़ी हाई होनी चाहिए। आपकी सेविंग्स भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए कि आप कितना पैसा डाल रहे हैं। तो आपको फोकस ज़्यादा इनिशियली फर्स्ट 5 to 10 ईयर्स आपका फोकस होना चाहिए कि आप अपनी अर्निंग्स कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ये एक मैं पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग क्या है, रिटर्न्स के पीछे भागते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, है ना, कि मैं बेस्ट स्टॉक कैसे पिक करूँ, मल्टीबैगर्स कैसे पिक करूँ, है ना। वेयरएज उनका पहले 10 साल का टाइम एक्चुअली कहाँ जाना चाहिए, उनकी अर्निंग्स बढ़ाने में, कि आपका जो करियर है, आप मान लीजिए सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या मार्केटिंग में हैं या डॉक्टर हैं, आप अगर उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे अपने करियर पे, अपना जो कोर स्किल सेट है, तो आपकी अर्निंग्स उसी पेस से अच्छे से बढ़ेंगी। और वो पैसा आप जब सेव करके, एक रीजनेबल रिटर्न भी मिल रहा है, बट आपका जो जितना पैसा आप डाल रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको पहले 10 साल फोकस होना चाहिए अपनी अर्निंग्स पे, नॉट ऑन क्रिएटिंग द बेस्ट पोर्टफोलियो। उसमें बहुत ज़्यादा लोग टाइम वेस्ट करते हैं। तो आपका इन्वेस्टमेंट्स फोकस नहीं होना चाहिए पहले 10 साल। ओके, ठीक है, बस आप ब्रॉडली इक्विटी में अच्छा एलोकेशन रखिए, एक डिसेंट डाइवर्सिफिकेशन रखिए, बस वो ठीक है। बट आपका मेजर फोकस, मेजर जो टाइम लगना चाहिए, आपका कोर स्किल सेट इंप्रूव करने में लगना चाहिए। तो वो जो स्किल सेट हम बढ़ाएंगे उससे पैसे भी बढ़ेंगे। हाँ, और उतना ही सेव करेंगे। वो इतना, मतलब शुरू में फ्रूगल लाइफ जीनी है क्या?
एक बैलेंस लाइफ जीनी है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब थोड़ा आपको बहुत रिटायरमेंट भी sacrifice- अर्ली करना हाँ, है थोड़ा- और मजे भी करने हैं, ऐसा नहीं हो एग्जैक्टली, इसीलिए मैं बोल रहा था कि दोनों चीजें नहीं हो सकती कि आप 10-15 साल में रिटायर भी हो जाएं सकता। और बढ़िया लग्जरी लाइफ भी करना। हाँ हाँ, तो वो मेरे को, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। नहीं, पर्सनल नहीं, फैक्ट है। हाँ, ये सबके लिए अपना अपना आंसर है। फॉर मी आई थिंक लीडिंग अ बैलेंस्ड लाइफ इज मच मोर इम्पोर्टेंट। वैसे इसके लिए मेरा एक फार्मूला है जो मैं आज मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। मेरा एक फार्मूला ये है कि लाइफ के 2 फेज होते हैं। एक में आपको चप्पल घिसनी है, पहले घिसोगे या बाद में, ये चॉइस है आपके पास। एग्जैक्टली, हाँ। तो जो लोग शुरुआत से कक्षा 9 से बढ़िया पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, IIT निकाल लेते हैं, कुछ एक नई IIT निकाले तो कुछ बढ़िया कर लेते हैं, हाँ। तो 25 साल के बाद लग्जरी लाइफ जीते हैं, उनको कुछ नहीं करना पड़ता है। लेकिन जो 25 साल तक मजे लेते हैं, फिर वो बाकी लाइफ चप्पल घिसते हैं। ये फार्मूला एकदम तय है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। एक टाइम मेहनत करनी आपको है। मेहनत करनी है। अब compromise इसको करना लगाते हैं है। फायर में। हाँ। अगर आप, ये वाला फार्मूला तो लाइफ फार्मूला है, लेकिन अगर आप इसको फायर में अप्लाई करें, तो अगर आपको 45 साल की उम्र में या 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेना है और अपने शौक पूरे करने हैं, मुझे एक्टिंग करनी है, 50 साल की उम्र में मुझे गिटार सीखना है, तो भैया 25 से 50 के बीच में फ्रूगल लाइफ जीनी पड़ेगी। अदरवाइज, अब या तो आप चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए तो अलग बात है, उनको तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप जॉब भी कर रहे हैं, ऐश भी कर रहे हैं खूब, और हर साल 2 ट्रिप भी फॉरेन की लगा रहे हैं और बाद में रिटायरमेंट भी अर्ली हो जाए। नॉट पॉसिबल। भारत जैसे आपको देश कुछ कॉम्प्रोमाइज करने कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करने कुछ कॉम्प्रोमाइज, बट वही है कि कितना। मैं उसके अगेंस्ट हूँ आप कि सिर्फ कॉम्प्रोमाइज ही कर रहे हैं। और नहीं, ऐसा भी नहीं कि खाना खाना ही बंद कर दिया, एक ही टाइम खाएंगे। तो कुछ एक नॉर्मल लाइफ, एक नॉर्मल लाइफ विद सम कॉम्प्रोमाइजेस इफ यू वांट टू डू फायर। मैक्सिमम आपको सेव करना है इन फॉर्म ऑफ इक्विटी और ये सब। तो इसमें एक फॉर्मूला एक आता है, एक क्रॉसओवर पॉइंट होता है बेसिकली। जैसे मैं जो आपको अभी बता रहा था कि आपको फोकस करना है अपनी अर्निंग्स पे, पोर्टफोलियो पे नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप पोर्टफोलियो पे कब फोकस करोगे फिर, है ना। तो एक क्रॉसओवर पॉइंट है। तो उस क्रॉसओवर पॉइंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि आपका जितना भी पोर्टफोलियो से अर्निंग्स आ रही हैं, तो आपकी 2 अर्निंग्स हैं। एक जो आपकी सेविंग्स हैं, जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, उसका कुछ रिटर्न आ रहा होगा, तो एक वो अर्निंग है। सेकंड इज अर्निंग इज थ्रू योर बिजनेस और थ्रू योर जो भी जॉब। कर रहे हैं आप। तो जब भी आपकी पोर्टफोलियो से अर्निंग्स ज़्यादा हो जाएं एज कंपेयर टू योर जॉब अर्निंग्स, उस टाइम आपको पोर्टफोलियो पे भी इक्वली फोकस करना है। तो एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आपका मान लीजिए 10 लाख का पोर्टफोलियो है, ठीक है। रफली 12% अगर रिटर्न्स आ रहे हैं, तो साल का आप 1.2 लाख आपका रिटर्न फ्रॉम पोर्टफोलियो है, ठीक है। और आप सेव कर रहे हैं मान लीजिए 20,000 पर मंथ, जो आपने सिप लगा रखी है मान लीजिए 20,000 की पर मंथ, तो साल का आप कितना सेव कर रहे हैं? 2.4 लाख, विच इज ग्रेटर देन जो 1.2 लाख है जो पोर्टफोलियो से प्रॉफिट आ रहा है। तो जब तक ऐसा है, तब तक आप अपने जॉब पे फोकस करिए, अपनी अर्निंग्स बढ़ाने पे फोकस करिए, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और जब आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो जाए, तो लेट्स से आपका पोर्टफोलियो हो गया 4 करोड़ का, ठीक है, तो आपका रिटर्न पोर्टफोलियो से आएगा 12% के हिसाब से 48 लाख साल का। तो 48 लाख आपकी अर्निंग्स पोर्टफोलियो से हैं, वर्सेस लेट्स से कि उस टाइम आप सेव कर रहे हैं 2 लाख पर मंथ, तो साल का 24 लाख आप सेव कर रहे हैं, है ना। तो दिस इज लोअर नाउ, आपका पोर्टफोलियो बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट। तो दैट इज द टाइम जो क्रॉसओवर हो जाता है ना, उस टाइम आपको पोर्टफोलियो पे भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। दैट्स द टाइम। उससे पहले आप अपनी जॉब पे फोकस कीजिए, वहां पे टाइम लगाइए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्रॉसओवर पॉइंट है जिसका ध्यान रखना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पहले शुरू में क्यों जॉब पे फोकस करना है, वो बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। तो ये तो हो गया। अब मुझे ये बताइए कि क्या कुछ बड़े फैसले आदमी को फायर अप्लाई करने से पहले कर लेनी चाहिए, जैसे घर खरीदना? शादियां तो शायद बच्चों की नहीं कर पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट वो कॉलेज वॉलेज जाने लगेंगे तो उनके लिए एजुकेशन का कॉर्पस ही इकट्ठा हो जाए, या बना लें, या कुछ प्लान कर लें, या और कोई बड़ी जिम्मेदारी फैमिली की हो। क्या ये सब पहले कर लेना चाहिए या इनका प्रोविजन कर लेना चाहिए तब फायर अप्लाई करें? बिल्कुल। ये तो जो भी हमने जब अभी तक नंबर्स डिस्कस किए हैं, दिस इज ओनली फॉर योर रिटायरमेंट। ये सब इंक्लूडेड नहीं है, ये सब इंक्लूडेड नहीं है। तो इसमें डेफिनेटली अगर आपके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए उनकी पढ़ाई अगर हो गई है तो उनकी मैरिज, या फिर उनकी पढ़ाई भी नहीं की है, तो वो वाला कॉर्पस डेफिनेटली अलग है। दिस इज ओनली फॉर योर रिटायरमेंट, है ना। तो वो वाले जो भी आपके खर्चे हैं, यू हैव टू डेफिनेटली प्लान फॉर इट।
तो वो सारे खर्चे अलग रख के रिटायरमेंट की बात कर रहे थे ये हम अभी तक, कि रिटायरमेंट के लिए आपको कितना कॉर्पस चाहिए, ये वो है। अगर आपके और जो खर्चे हैं उसको आपको अलग से अकाउंट में रख के वो एक अलग कॉर्पस रहेगा। तो इसीलिए घर खरीदना चाहिए फायर के पहले। पर्सनली आई फील यस, घर खरीदना चाहिए, आजकल ऑल्दो बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं। हाँ। क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ योर करियर में ना आपके पास मोबिलिटी होनी चाहिए कि आप गुड़गांव में नहीं जॉब कर रहे, आपको बैंगलोर में करनी है, आपको मुंबई मूव होना है, आपने एक जगह घर खरीद लिया तो दैट बिकम्स काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट कि यार मैं तो अब यहीं पे रहूँगा, है ना, वो एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट हो जाता है। बहुत सारे लोग आजकल किराए पे रहना पसंद करते हैं। हाँ, वो ठीक है, वो घर खरीदना नहीं चाहते। आई थिंक पर्सनली, अगेन मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ कि स्टार्टिंग में आई वॉज लकी एनफ टू गेट अ गुड जॉब, तो मैंने घर काफ़ी जल्दी खरीद लिया था, है ना। एंड नाउ आई फील कि इतना जल्दी क्यों खरीदा था आपने घर जल्दी? ट्रेडिशनली पेरेंट्स की तरफ से आता है कि हाँ एक घर खरीद लो, सेफ इन्वेस्टमेंट भी है, घर बन जाएगा। किस एज में खरीदा था आपने? मैंने घर आई थिंक 28। ओके, परफेक्ट। तो इट इज़ रिलेटिवली अर्ली, क्योंकि अभी इट वाज इन गुड़गांव, तो अभी ऑब्वियसली जो काफ़ी सेव करना पड़ता है आपको, है ना। आई वाज लकी कि मैं एक बहुत अच्छी वेल पेइंग जॉब में था, तो मैंने काफ़ी जल्दी ही घर खरीद लिया था। अब अभी मेरे को देख के लगता है, अब जब मेरे देख लिया है कि इन्वेस्टमेंट्स कैसे करनी चाहिए, तो मेरे को लगता है कि मैं अगर रुक जाता 10 साल और, तो भी इतना कुछ नहीं हो जाता। ऑब्वियसली आई वुड वांट टू परचेज अ हाउस, मूव इनटू अ हाउस दैट गिव्स मी, वो एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है, वो एक इमोशनल डिसीजन है, बट मैंने काफ़ी जल्दी ले लिया था। आई फेल्ट कि कुछ टाइम और रुक जाता। तो आज आपकी सोच क्या है घर खरीदने के बारे में? आज मेरी सोच ये है कि इनिशियली नहीं खरीदना चाहिए। पहले में भी 10 से 15 साल, जैसे आप 22 में आप काम करते हैं, तो मे बी 35 to 40 इज अ डिसेंट एज, उस जगह तक खरीदें। बट इनिशियली 10 साल जो आपका मेजर ग्रोथ फेज होता है, आप अपनी अर्निंग्स पे फोकस करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी, जैसे मैं वही बताया कि इक्विटी इज़ द बेस्ट एसेट क्लास फॉर योर मनी टू ग्रो। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इक्विटी में लगा सकते हैं, उतना आपके लिए अच्छा होगा। अच्छा, इस पे हमारा से एक क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने इस पे एक वीडियो भी बना रखा अपने चैनल पे कि घर कब खरीदें, तो मैंने तो एकदम उसका उल्टा फार्मूला बना रखा है, लेकिन आज अच्छा मौका डिस्कस करेंगे आपसे। मैंने उसमें 3 कंडीशन लगाई थी कि अगर ये 3 कंडीशन आप पूरी करते तो ही मकान खरीदें, वरना ना खरीदें। पहली कंडीशन थी कि आपको मैक्सिमम लोन जितना मिल सकता वो लेना है, और आपकी उम्र 35 से कम होनी चाहिए। ओके, देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है ना। मेरा मानना था कि 35 पार कर गए तो आप मकान मत खरीदिए। ओके, 35 से पहले खरीदना है, लोन लेके खरीदना है आपको मकान, और एक कंडीशन और थी कि जहाँ पे भी आप लेना चाहते हैं फ्रंट लोडिंग कर दें। मेरा लॉजिक इसमें ये था कि जब आप 35 की उम्र पार कर जाते हैं, तब आपके ऊपर कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से आप मकान जैसा बिग टिकट साइज इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। कैसे? 35 पार करते ही आपके बच्चे बड़े हो सकते हैं, बड़े हो ही जाएंगे तब तक, तो उनके एजुकेशन का एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके ऊपर होता है कि कॉलेज जाने वाले हैं, लाखों रुपए की फीस चाहिए, आपके माँ बाप कोई भी होंगे या फैमिली में कोई होगा, उसकी लाइबिलिटीज़ आपके ऊपर आएंगी। और मिड एज करियर का इतना प्रेशर होता है 35-40 की उम्र में कि आपको जॉब चेंज करने का मन कर रहा है, रिस्क लेने का मन कर रहा है, लेकिन आप ले नहीं सकते क्योंकि आप उस समय लोन ले चुके हैं मकान का बड़ा सा, अब उसकी EMI भरनी है, और HR मैनेजर को अगर पता चल गया कि इसने EMI ले ली है, तब वो निश्चिंत हो जाए कि अगले 20 साल इधर ही नौकरी करेगा। तो 35 के बाद वो भी एक रिस्क है, प्लस आप अपने मन का कोई काम करने में डरते हैं। तो मेरा ये फॉर्मूला था कि अगर आप 35 से पहले मकान खरीद लें, जितनी जल्दी खरीदेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि जो EMI आपकी उस समय बनेगी वो 35-40 तक आते आते आपको पीनट लगेगी, क्योंकि सैलरी ग्रो कर रही है, EMI स्टैटिक है। हाँ। तो ये मेरा फॉर्मूला था। हाँ। अब आपने इसको उल्टा कर दिया, बोला नहीं शुरू में निवेश करो। दो तीन चीज़ें हैं, अगेन इट्स वेरी वेरी पर्सनल। एक तो आपने और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे बच्चों की तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, अब आजकल क्या हो रहा है कि अर्लियर पीपल यूज्ड टू गेट मैरिड मे बी बाय 25 और इवन अर्लियर ऑल्सो। हमारे पेरेंट्स काफ़ी जल्दी उनकी शादी हो गई थी।
अभी एज क्या हो गई है, आई गॉट मैरिड एट अराउंड 28, अभी एज वो 30s में पहुंच गई है कि काफ़ी ज़्यादा लोग 28 के बाद ही शादी करते हैं। तो 35 तक योर किड्स आर जस्ट गेटिंग बॉर्न, है ना। तो पहले होता था 35 तक में भी आपके किड्स कॉलेज में चले जाएंगे, अब आजकल होता है कि दे आर वेरी यंग, है ना। एक तो वो है। दूसरा, डेफिनेटली आई एग्री विद योर पॉइंट कि अगर आपको कुछ अपना करना है तो एक लाइबिलिटी हो सकती है फिर आप जितना जल्दी। एक बहुत इंटरेस्टिंग फनी चीज़ है कि एक मेरा फ्रेंड, जब अभी तो स्टार्टअप का कल्चर भी बढ़ गया है, बट 8-10 साल पहले बहुत काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, है ना। तो उस टाइम ही वॉज ऑल्सो गेटिंग अ फोमो, उसको फियर हो रहा था कि यार मेरे को सबको स्टार्टअप कर रहे हैं, मेरे को भी स्टार्टअप करना है। तो बट उसको पता था कि स्टार्टअप्स में बहुत ज़्यादा रिस्क है ना। तो उसने क्या किया, उसने घर खरीद लिया, होम लोन ले लिया, क्योंकि उसको पता था कि मैं ये रिस्क नहीं ले सकता हूँ स्टार्टअप का। अगर मैंने होम लोन ले लिया है तो आई हैव ज़ीरो ऑप्शनैलिटी कि मैं अपना स्टार्टअप कर पाऊंगा। तो इसीलिए उसने एक बहुत अच्छा सा होम लोन ले लिया था ताकि वो उस तरफ सोच भी ना पाए। एग्जैक्टली। मैं वही अच्छा ये बात सही कह रहे कि आजकल मैरिजेस बहुत लेट हो रही हैं, तो हाँ। उस समय तब तो और मुश्किल है कि आप 40, मतलब सोच भी नहीं सकता कि आप 40 साल की उम्र में, हालांकि ज़्यादातर फाइनेंशियल एडवाइजर्स यही सलाह देते हैं कि आप शुरू में मकान मत खरीदिए क्योंकि वो बिग टिकट साइज़ है, आप बाद में खरीदिए। हाँ। और वो पैसा आप शुरू में इक्विटी में डालिए तो बड़ा कॉर्पस हो जाएगा। दैट्स ट्रू ऑल्सो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एकदम उल्टी सोच इसलिए थी कि एक बहुत बड़े खर्चे से आप मुक्त हो जाते हैं। 45 साल की उम्र में आपको टेंशन ही नहीं, यार घर और अपना है ना, अब आप सोचो आपको प्लान क्या करना है। क्योंकि 40 की उम्र में आप 1.5-2 करोड़ का अगर लोन ले लेंगे तो उसकी EMI के बोझ तले आप नौकरी करेंगे। दैट वाज माय फॉर्मूला। ये सारी चीजें आई थिंक मैथमेटिकली एक आंसर होता है एग्जैक्टली, बट सबके लिए एक पर्सनल जो अप्रोच होती है वो सबके लिए एक अलग आंसर ही आता है उससे। दैट्स ट्रू। वैसे जो लोग बहुत लेट शादी कर रहे हैं मैं उससे भी सहमत नहीं हूँ। 30, 32, 35 में करना जल्दी करो वरना मत करो। ये क्या मतलब है 30-32 तक इंतजार कर रहे हैं। जस्ट भाई सलाह। अच्छा, ये तो हम लोगों ने इतना डिस्कस किया। अब ये बताइए कि जो प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं, किसी ने फायर डिसाइड ही किया है तो एसेट एलोकेशन का भी तो एक फार्मूला होगा इसमें। तो कहाँ कैसे एसेट एलोकेट करना चाहिए? देखिए, एक रीजनेबल डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, बट मेजॉरिटी इज इक्विटी। एक तो ये है, और एसेट एलोकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आई थिंक जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स होते हैं ना, जो बायसेस होते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। अगर लोग लाइक हम बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। एक बहुत ही पॉपुलर सा एग्जांपल है कि एक फंड रिटर्न्स, आप जैसे इन्वेस्ट करते हैं किसी फंड में, तो एक फंड के रिटर्न्स आते हैं और एक इन्वेस्टर के रिटर्न्स होते हैं, दोनों अलग होते हैं। फंड रिटर्न्स आर नॉट इक्वल टू इन्वेस्टर रिटर्न्स। तो इसका बहुत ही पॉपुलर सा एग्जांपल है, पीटर लिंच एक बहुत ही जाने माने इन्वेस्टर फंड मैनेजर थे। तो उन्होंने मैगेलन फंड मैनेज किया था 13 ईयर्स तक, और बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया था उन्होंने। इन रफली अबाउट 25 to 30% के बीच में उनका रिटर्न था फॉर 13 ईयर्स। CAGR बहुत अच्छा होता है। तो उस टाइम जब वो रिटायर हो गए, उनके बाद उनके जो इन्वेस्टर्स थे फंड के, उनका देखा गया कि उनका कितना रिटर्न आया, एंड मेजॉरिटी ऑफ हिज इन्वेस्टर्स वर इन अ लॉस। और वो कैसे होता है, वो होता क्या है, इन्वेस्टर साइकोलॉजी क्या होती है, हर्ड मेंटालिटी होती है कि मार्केट जा रहा है, बहुत ऊपर, बहुत ज़्यादा लोग टॉप पे आते हैं, है ना, और जब मार्केट गिर रहा होता है उस टाइम वो निकलते हैं। तो वो जो साइकिल है वो चलता रहता है कि लोग टॉप पे आ रहे हैं। सारे सेक्टर्स में देख लीजिए, डिफेंस का था, डिफेंस में सबसे ज़्यादा NFO आए थे पीक पे, उसके बाद क्रैश हुआ, है ना। तो सारे सेक्टर्स में वही होता है कि एक फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और जैसे आजकल गोल्ड में चल रहा है, मेरे को लगता है कि शायद वो टॉप हो सकता है अगले 1-8 साल में बन जाएगा, बट अगले 5 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं होंगे। इसमें बहुत है ना, अलग राय है। हाँ, तो अभी ऑल्दो हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट मेरे को लगता है कि ये जो बिहेवियरल आप गलती करते हैं, है ना, एक होता है स्टॉक पिकिंग, ठीक है, कि स्टॉक्स में नहीं घुसना चाहिए, लीव इट अप टू द फंड मैनेजर, कि आपको म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही करना चाहिए, एक ये है। दूसरा होता है मार्केट टाइमिंग, कि आप जो लोग टाइम करते हैं कि ये अच्छा टाइम है या नहीं है, ये अच्छा टाइम है निकलने का, मार्केट पीक पे आ गई, अब निकल जाओ, अब तो गिरेगा। ये वाली जो मिस्टेक्स हैं, आपको इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ये वाली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, और इसीलिए
नीरज जी आप बहुत सरप्राइज होंगे शायद कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स का रिटर्न इवन इंडेक्स का भी नहीं आता है, इंडेक्स से भी कम आता है। अब इंडेक्स में तो आप बोलोगे कि बहुत ही ईजी होना चाहिए इंडेक्स रिटर्न बनाना, है ना, कि बस इंडेक्स में डाल के भूल जाओ, बट वो बहुत ही मुश्किल चीज़ है बहुत ज़्यादा लोगों के लिए, नहीं बना कि इंडेक्स से भी कम आते हैं रिटर्न्स। तो ये वाली जो चीज़ें हैं इस पे अगर इन्वेस्टर्स ध्यान दें, ये वाली मिस्टेक्स ना करें, दैट इज द की टू इन्वेस्टिंग। अच्छा, मान लीजिए कोई लड़का है कॉलेज का, उसकी नौकरी लगी अभी अभी और वो विवेक शर्मा जी के ऑफिस में पहुंच गया एसटी एडवाइजर्स में कि विवेक शर्मा जी मेरी नौकरी लगी है परसों, कल मैं ज्वाइन कर लिया है, अब मैंने तय किया है कि मेरे को 20 साल से ज़्यादा नौकरी नहीं करनी है, मुझे अर्ली रिटायरमेंट लेना है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ। तो विवेक जी उसको क्या रेसिपी बना के देंगे, क्या करो? तो उसके लिए जैसे मैंने पहले बताया, फर्स्ट थिंग इज फोकस ऑन योर अर्निंग्स। आपको अपने करियर पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो, उसमें मेहनत करो, उसमें टाइम लगाओ, पोर्टफोलियो पे ज़्यादा टाइम मत लगाओ। नहीं, वो वाला पार्ट तो टेकन केयर है। हाँ हाँ हाँ, जो उसकी अर्निंग है, हाँ, जो भी है वट एवर इट इज, उसमें टेक होम मान लीजिए 100 रुपये आ रहा है, हाँ, तो उस 100 रुपये में वो कितना इन्वेस्ट करे, कितना खर्च करे? तो इसमें मेरे को लगता है कि रफली 50% तक, अगर वो बहुत पर्सनलाइज्ड हो जाता है, बट 50% रफली 30 से 50% के बीच में अगर आप सेव कर पा रहे हैं, ओके, विच इज रिलेटिवली थोड़ा सा हाई नंबर है, हाँ, सबके लिए नहीं होगा, बट अगर फायर 20 ईयर्स में करना है तो उस रेंज में आपको सेव करना पड़ेगा और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट में इक्विटी ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेशन, बट उस रेंज में आपको करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ये होता है कि वो कुछ भी सेव नहीं कर पाते बिकॉज शायद जॉब अच्छी नहीं है या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं टुवर्ड्स फैमिली। तो अगेन डोंट बी अंडर सो मच स्ट्रेस कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, देन फायर इज मे बी नॉट मेंट फॉर यू। आपको मे बी 30 साल काम करना पड़ेगा, बट अगर आपको 20 साल करना है काम तो इन द रेंज ऑफ 30 to 50% आपको सेव करना पड़ेगा। सेकेंडली जो आपकी इंक्रीमेंट्स होती हैं, जो आपकी ग्रोथ होती है, एक होता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, है ना, कि वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको अवॉइड करना है। अगर मान लीजिए आपकी जो ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ योर सैलरी मान लीजिए 15% हो रही है और 15% के हिसाब से आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, तो यू आर नॉट ग्रोइंग। तो दूसरी चीज़ आपको ये करनी चाहिए, फर्स्ट इज 30 to 50% सेव करना है। सेकेंड इज जो आपकी ग्रोथ हो रही है, मान लीजिए आप 5 लाख रुपए की सैलरी है अभी आपकी साल की, लेट्स से, है ना, आपकी ग्रोथ मान लीजिए 20% होती है, 1 लाख, ठीक है। तो जो ग्रोथ है उसका मेजर पार्ट 50 to 60% फिर आपके सेविंग्स में जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 लाख हो रहा है तो आप 70-80,000 से अपने एक्सपेंसेस बढ़ा दिए, तो वो नहीं करना है। इफ़ यू कैन डू दीज 2 थिंग्स कि आपकी सैलरी से ज़्यादा ग्रोथ आपकी सेविंग्स में हो रही है, इन्वेस्टमेंट्स में हो रही है, एंड इन फर्स्ट प्लेस आप एक मेजॉरिटी, एक गुड पार्ट बिटवीन 30 to 50% सेव कर पा रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें करने के बाद आपका जो एसेट एलोकेशन है कि इक्विटी में ज़्यादा से ज़्यादा डालिए और बिहेवियरल जो मिस्टेक्स होती हैं वो नहीं कीजिए। तो आई थिंक 20 ईयर्स इज़ अ रीजनेबली गुड टाइम कि आप 20 उसके आसपास आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। ओके, चेकलिस्ट के तौर पे लें तो आपको एक बढ़िया सा इंश्योरेंस ले लेना है शुरू में ही, हेल्थ वाला जनरल इंश्योरेंस। कंपनी आपको दे रही है, उसका कुछ भी भरोसा मत करिए। आप जॉब चेंज करेंगे तो दूसरी कंपनी देगी, लेकिन जो बीच का ट्रांजिशन पीरियड उसमें नहीं है, या आपने जॉब छोड़ी तो वो कंटिन्यूशन में नहीं आएगा, और जितनी लेटर एज मिलेंगे उतना ज़्यादा प्रीमियम हो सकता है मिले भी नहीं आपको। तो शुरू में आप एक बढ़िया डिसेंट अमाउंट का वो ले लीजिए। अब घर में हमारा इनका विवाद है आपकी जो मर्जी है, आप शुरू में लें या बाद में लें, लेकिन उसकी एक व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे बाद में ही आप लें, लेकिन जब आप रिटायरमेंट होने जा रहे हैं तो आपके पास एक रहने का ठिकाना होना चाहिए, या फिर इतना वो 4% में है कि आप एक अच्छी जगह किराए पर रह सकते हैं, उसका अरेंजमेंट हो जाना चाहिए। और जो वन टाइम खर्चे हैं एजुकेशन के या मैरिजेस के या फॉरेन ट्रिप बहुत करते हैं आप, तो वो सब प्रोविजनिंग करने के बाद आप उस तरफ बढ़ें, राइट। ये यहाँ तक ठीक है। अब जो पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आप क्या उसमें ये सजेस्ट करेंगे कि किसी खास किस्म के म्यूचुअल फंड में जाए या सेविंग में ही ज़्यादा पोर्शन, मतलब डेट में ज़्यादा पोर्शन जाए, या और एसेट क्लास में जाए? ये थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन बता दीजिए आपने, और ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन करना है तो। इसमें मेरे को लगता है चीज़ें सिंपल रखनी चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं। तो
एक तो आई थिंक काफ़ी अच्छे होते हैं एसेट एलोकेशन फंड्स, जिसमें फंड मैनेजर ही डिसाइड कर रहा है कि आपका कहाँ कहाँ एसेट एलोकेशन होना चाहिए। तो एक तो वो कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी एडवाइजर के साथ काम कर रहे हैं तो एडवाइजर शुड बी एबल टू हेल्प यू। नहीं, आप एडवाइजर, आप ही हेल्प करिए ना। हाँ, मैंने इसीलिए सवाल आपसे पूछा। हाँ, तो उस केस में क्या है कि ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है एसेट क्लासेस पे, है ना। बट आपका डाइवर्सिफिकेशन में ये 3-4 चीज़ें आनी चाहिए, 4 चीज़ें ब्रॉडली। एक तो इंडियन इक्विटी है, एक इंटरनेशनल इक्विटी, एक छोटा पार्ट ये है कि आप होम कंट्री बायस पे ना रहें, आप एक इंटरनेशनली डाइवर्सिफाइड रहें। एक रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट REITs जो लिस्टेड रीट्स के थ्रू करें, और एक डेट। ये 4 पार्ट हैं एंड डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल इस 4 का एक तो मिक्सचर होगा, और दूसरा होगा उनका वैल्यूएशन, कि कौन सा वैल्यूएशन, मतलब कौन से एसेट क्लासेस बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। अगर आप किसी एडवाइज़र के साथ काम कर रहे हैं तो ही वुड बी एबल टू हेल्प यू कि अभी इसमें इंटरनेशनल इक्विटी में थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम में इंडियन इक्विटी में ज़्यादा डालिए। वो थोड़ा सा एक आपका कोर और सैटेलाइट जो अप्रोच होता है कि रफली 70 to 80% आपका जा रहा है इन 4 एसेट क्लासेस में, और 20 to 30% ये जो टैक्टिकल बेट्स होती हैं कि इस टाइम इंडियन इक्विटी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है तो आप इस टाइम उसमें थोड़ा ज़्यादा डालिए, या फिर लेट्स से कि इंटरनेशनल इक्विटी लग रहा है या फिर ज़्यादा सब बहुत एक्सपेंसिव हैं तो इस टाइम आप थोड़ा डेट में डालिए। तो वो जो एडवाइजर विल बी एबल टू सलाह दे आपको। बट ये अगर आप मेरे से आज पूछते हैं तो दिस आंसर विल बी डिफरेंट 6 months डाउन द लाइन, ऑफ कोर्स, है ना, और ये उनके रिस्क प्रोफाइल से भी डिपेंडेंट होगा। अच्छा, एक चीज़ और हो भी सकती है कि जब आप फायर वाले पिवट पॉइंट पे पहुंच रहे हैं तो आपने कुछ ऐसा भी नहीं कि जैसे आपकी पैसिव इनकम भी उस समय खुल जाए, अदर देन दिस 4% फार्मूला। कि मान लीजिए शुरू में आपने कोई एक दुकान खरीद ली, कमर्शियल, एक 200 स्क्वायर फीट कारपेट वाली आपने एक दुकान खरीद ली, उसकी EMI भर, मकान नहीं खरीदा आपने, आप किराए पर रह रहे हैं, लेकिन आपने एक शॉप खरीद ली तो उसकी EMI चल रही है, उसका किराया भी आने लगा, और जब तक आप रिटायरमेंट के आसपास है तो उसका लोन चुकता हो गया और आपकी एक अच्छी कमाई वहां से। क्या ऐसा भी कुछ और तरीके जोड़ सकते हैं? आई एम अगेंस्ट पैसिव इनकम। ओके, मैं रीजन बताता हूँ। देखिए, इनकम बाय इट्स वेरी नेचर, जब आप इनकम की बात करते हैं तो इनकम मीन्स एक सर्टेनिटी होती है। जैसे आप जॉब में हैं तो इनकम है, तो सर्टेनिटी है ना। कोई भी चीज़ अगर आप किसी से रिटर्न्स, किसी भी इन्वेस्टमेंट से आपको एक सर्टेनिटी चाहिए तो उस सर्टेनिटी की एक कॉस्ट है, ठीक है। तो आपको जैसे FDs हैं, सबसे ज़्यादा सर्टेन है, कुछ उसमें ऊपर नीचे नहीं होता है, उसकी कॉस्ट क्या है? लोअर रिटर्न, है ना। ऐसे ही आप अगर शॉप की बात करते हैं, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड इन्वेस्टमेंट, बट अगर वो आपको एक सर्टेन इनकम चाहिए हर मंथ तो उसकी कॉस्ट है कि उसके रिटर्न्स लोअर होंगे, ठीक है। इक्विटी बाय इट्स वेरी नेचर बहुत वॉलेटाइल है, तो इसीलिए व्हाट यू एक्सपेक्ट इज हायर रिटर्न्स, दैट्स व्हाई यू गेट हायर रिटर्न्स इन इक्विटी, जहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है, ठीक है। तो जिस टाइम आप अगर जॉब कर रहे हैं, है ना, आपकी जॉब है ऑलरेडी, आपके पास इनकम तो है, आपको एक और इनकम की क्या ज़रूरत है? तो उस टाइम आपको इस टाइप की सर्टेनिटी की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो उस टाइम बेस्ट ये वही होता है कि बेस्ट है कि आप इक्विटी में करिए, उसमें सर्टेनिटी कम है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, तो रिटर्न ज़्यादा है लॉन्ग रन में। दैट्स व्हाई दैट गिव्स यू द बेस्ट ग्रोथ, ठीक है। तो इसीलिए इनकम कब आपको चाहिए? जब आपकी जॉब नहीं है, जब आप लेट्स से फायर आपने कर लिया है, उस टाइम आपको सर्टेनिटी चाहिए। तो उस टाइम भी 2 तरीके हैं। एक तो एक फिजिकल एसेट, मान लीजिए आपने शॉप खरीद ली, दैट्स अ गुड एसेट ड्यूरिंग रिटायरमेंट बिकॉज इट गिव्स यू वेरी गुड यील्ड। रेसिडेंशियल में आपकी यील्ड जो आती है बहुत कम होती है, 2-2.5% होती है। कमर्शियल में वो 5, 6, 7, 8 तक भी चली जाती है, रफली 6% इज द स्टैंडर्ड कि उतना मिल जाता है आपको, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा यील्ड है ड्यूरिंग रिटायरमेंट। बट उससे पहले आपको इनकम, पैसिव इनकम के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि उसकी कॉस्ट अटैच्ड है कि आपको रिटर्न्स लोअर, ग्रोथ फिर कम होगी आपकी। तो दैट्स व्हाई आई एम अगेंस्ट पैसिव इनकम ड्यूरिंग योर वर्किंग फेज। लेकिन पैसिव इनकम 2 तरह से हो सकती है। एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स, बट दूसरी हो सकती है आपका टाइम एंड स्किल्स, कि आप मान लीजिए वीकेंड पे कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपके पास एक एडिशनल इनकम आ रही है। रील बना रहे हैं, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, कुछ भी इस टाइप से कर रहे हैं, कुछ कंसल्टेंसी या कुछ पढ़ा रहे हैं, तो
वो उस टाइप की पैसिव इनकम बहुत अच्छी है। सर तो आप अपना टाइम लगा मेन इनकम हो गई है। सॉरी, रील अब मेन इनकम है। रील अब बहुत बढ़िया इनकम हो गई है। करोड़ों रुपए का इनकम है। बिल्कुल। अब तो लोग नौकरी छोड़ के वही करने लगे। हाँ। तो खैर वो, लेकिन हाँ ये बात आपकी सही है कि कोई एक स्किल सेट है आपका जो आप तो और यही फायर की प्लानिंग भी है। दैट इज द प्लानिंग। हाँ, कि आप रील बनानी सीखिए या फिर कुछ भी आप जो भी काम जो एंजॉय करते हैं, जिसमें आप वैल्यू ऐड भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक बंदे को जानता हूँ, वो कोई फायर वायर उन्होंने प्लान नहीं किया अभी तक, बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल, और वो बच्चों को सिखाते हैं वीकेंड में, लेकिन वो कुछ चार्ज नहीं करते अभी। ओके। फ्री में। वो उनका शौक है तो वो खुद भी बजाते हैं, तो मोहल्ले के बच्चों को बुला के सिखा देते हैं। तो मैंने कहा इसको मोनेटाइज करिए। बोले अभी नहीं, जिस दिन मैं रिटायरमेंट लूंगा उस दिन मैं पक्का मोनेटाइज करूंगा। लेकिन वो अभी भी उनके पास मतलब पूरे मोहल्ले के 10-20 बच्चे, तो वो हर हफ्ते ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें दो चीजें हैं, एक तो स्किल कि आपकी स्किल डेवलप हो रही है, और दूसरा नेटवर्क। पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग यू, है ना, पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग यू कि ये हैं, ये बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं, और कल को ही वुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि पीपल आर रेडी टू पे मी। अभी मैं चार्ज नहीं कर रहा, बट कल को मैं चार्ज करना चाहूंगा तो पीपल विल हैप्पीली पे मी बिकॉज ऑफ माई स्किल। तो ये दो चीजें यही है। आई थिंक दिस इज वेरी, दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वाइल प्लानिंग फॉर फायर। स्किल सेट एंड नेटवर्क, अगर ये दो आपकी चीजें हैं तो आप काफी अच्छे तरीके से उस रोल में ट्रांजिशन हो पाएंगे। अगर आप एनी अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर फायर? I think these two are the main important points that I wanted to highlight। और ये आपने बहुत अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू आपने बताया भी कि स्किल एंड नेटवर्क, these are two main important things that you need to plan in advance। अब जैसे आप एकदम नहीं सोच सकते कि कल को मैं उठ के गिटार सबको सिखाऊंगा, है ना? तो वो आपको 5-10 साल इजीली लग जाते हैं इस टाइप से कोई एक स्किल पकड़ने में। उसमें दो चीज़ें होती हैं कि एक तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, और दूसरा आप इतनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं कि सामने वाला आपको कुछ पे कर रहे हैं उस चीज़। नहीं, एक्चुअली मैं विवेक जी के बिहाफ पे ही कह रहा हूँ कि आपके अंदर कोई एक स्किल सेट होनी चाहिए। आपको जो भी अच्छा लगे, उसकी पहली कंडीशन ये है कि उसमें आपको मज़ा आना चाहिए। अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा तो आप वो स्किल सेट बना ही नहीं सकते। वो म्यूज़िक हो सकती है, वो स्पोर्ट्स हो सकती है, वो कुछ लिखना हो सकता है, वो कुछ पढ़ाना हो सकता है किसी को। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हैं, तो वो इंग्लिश की कोचिंग ही पढ़ा देते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं सब लोग उनको। कोई मेरे ग्रुप में है कुछ लोग जो ऐसे ही बहुत रैंडम, कभी गया किसी को तो 1 घंटे लेक्चर लिया। स्कूल में जाते हैं, जो ऑर्फनेज स्कूल होते हैं या उनके बच्चों के होते हैं, वहाँ जाके वो कुछ पढ़ा के आते हैं। तो ऐसा स्किल सेट आप डेवलप कर सकते हैं अगर आपको उसमें शौक है। शौक नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। फिर आपको गाना गाने का मज़ा नहीं आएगा जब तक आपको शौक ना हो और आप गाना लेते हो। गलत कुदरती भी होना चाहिए आपको। लेकिन इंस्ट्रूमेंट प्लेयर में मैंने देखा बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा बजाते हैं, शौकिया, फिर उसको कर सकते। तो एक स्किल सेट अगर आप बना लेते हैं तो ये हेल्प करेगा फायर में। और उसके साथ नेटवर्क भी, और कि आप आइसोलेशन में ना रहें। एग्जैक्टली, है ना? देखिए एक छोटा सा पॉइंट जिसको हम लोग डिस्कस करें फिर शो खत्म करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब आप रिटायरमेंट ले लेते हैं ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के बाद, आप सच सोचिए कि आप क्या करेंगे सारा दिन। ये एक बहुत विवाद चला था एक बार, एक ट्विटर पर ट्रेंडिंग हो रहा था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट भी किया था कि अर्ली रिटायरमेंट के बाद आप क्या करेंगे। आप दिन भर पिक्चरें देखेंगे? नहीं देख पाएंगे आप। यू नीड पीपल। आप ह्यूमन बीइंग हैं, आपको कोई चाहिए आदमी जिससे आप बात कर सकें, डिस्कस कर सकें, शेयर कर सकें, घूमने जाएं। ज़्यादातर ओल्ड एज पीपल की प्रॉब्लम यही है कि उनसे कोई बात नहीं करता है। वो अपने घर में रहते हुए भी अकेले होते हैं। पार्क में बेचारों को आप बैठे हुए अकेले देख लेंगे। उनको तो मतलब फायर नहीं किया उन्होंने, तो नेचुरली रिटायरमेंट हुए। लेकिन ये ह्यूमन नीड है कि आपको कोई चाहिए। तो जो लोग फायर की सोच रहे हैं वो पहले इसको अरेंज कर लें कि आप 45 के बाद क्या करें। आप गोवा में बंगला खरीद के सारा दिन नेटफ्लिक्स पे पिक्चर नहीं देख सकते, आप पागल हो जाएंगे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं जैसे देखता रहता हूँ कि हैप्पीएस्ट ऑफ पीपल जो होते हैं ना, जो बहुत खुश रहते हैं, आई थिंक उसके लिए जो काम वो कर रहे हैं, कोई मीनिंगफुल अगर वो काम कर रहे हैं तो देन दे आर द हैप्पीएस्ट। और आजकल स्ट्रेस भी इसीलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो जॉब कर रहे होते हैं, दे डोंट फाइंड एनी मीनिंग इन इट। तो वो चाहे फायर से पहले, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से पहले हो या बाद में ज़रूरी होता है कि आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं, बट अगर आप एक कुछ मीनिंगफुल काम कर पाएंगे, बच्चों को गिटार सिखाना है, जिसमें भी आपको मीनिंग है, जिसमें आपको लगता है कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ,
दोज आर द हैप्पीएस्ट काइंड ऑफ पीपल. इट्स नॉट कि जो सोशल मीडिया पे दिखाते हैं नहीं. कि गोवा में बैठ के बीच साइड में आप अपना फायर कर रहे हैं. दैट्स नॉट. वो आप कुछ दिन कर सकते हैं. Correct. और आपके पास उतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि जब आपका मन किया आप गोवा चले गए. बट आपकी लाइफ में कुछ एक मीनिंगफुल काम होना चाहिए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. तो ये जो पर्सनल वाला है ना, ये फायर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वरना आप सब कुछ करने के बाद भी आप परेशान हो जाओगे. परेशान. क्योंकि लॉन्जिविटी बहुत बढ़ गई है. आपको 80-90 साल जीना है. आप सोच के देखो आप क्या करोगे. तो फायर प्लान कर रहे हो तो उससे पहले ये प्लान करो कि आपके हॉबीज़ क्या है, शौक क्या है, जिनको आप शेयर भी कर सकते हैं लोगों के साथ. अर्निंग कर ले तो और अच्छी बात है. तब इसकी प्लानिंग करें. तो विवेक, कुछ और एनिमेंट पॉइंट या वी शुड क्लोज दिस? आई थिंक वी हैव स्पोकन अबाउट एवरीथिंग. आपने बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स कवर किए. तो हाँ, दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर. सो हम लोगों ने ये चर्चा इसलिए की क्योंकि इस समय बहुत फैशन में है. लोग अर्ली रिटायरमेंट के लिए सोच रहे हैं, ले रहे हैं. और अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपको इस शो में बहुत सारी बातें पता होगी कि आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी है. मेंटल मॉडल क्या होना चाहिए, फिर टूल्स क्या रखेंगे, क्यों करना है इस सवाल को 10 बार पूछिए, और उसके बाद क्या करेंगे इस सवाल को. तो एक बेटर प्लानिंग के साथ आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हुए अर्ली रिटायरमेंट कर सकते हैं. होपफुली इस चर्चा में बहुत सारे पॉइंट्स आपको पसंद आए होंगे और बहुत सारी सलाहें जो विवेक जी ने दी हैं उनको मानना चाहिए. और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपको सचमुच ये करना है तो किसी एडवाइज़र की ज़रा सलाह ज़रूर ले लीजिएगा, जैसे विवेक जी लोग हैं, क्योंकि वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे कि आपको फिनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे होना है. रिटायरमेंट अर्ली तो आप तय कर लो, लेकिन फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए एडवाइज़र की मदद ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि सब काम आप नहीं कर सकते. आप जो काम कर रहे हैं उसी को बेटर तरीके से करिए. तो विवेक जी, बहुत मज़ा आया. थैंक यू सो मच. और होपफुली कि लोग इसको देख के रिएक्ट करेंगे, और जो लोग फायर प्लान कर रहे हैं उनको काफ़ी मदद मिलेगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू नीरज. थैंक यू.